गजानन माधव मुक्तिबोध जीवन वृत्त एवं रचनाएं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 1917 ईस्वी को रात के 2 बजे कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माधवराव पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। माता पार्वती बाई ईसाईगढ़ बुंदेलखंड के संपन्न कृषक परिवार की थी और पढ़ी लिखी कुशल गृहिणी थी। पहले 2 लड़के गुजर जाने के कारण मुक्तिबोध को माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से भी अगाध प्रेम मिला। मुक्तिबोध के पूर्वज वासुदेव जी परदादा जलगांव में रहा करते थे, बाद में ग्वालियर चले गए। मुक्तिबोध के दादा गोपाल जी ग्वालियर रियासत के पुलिस विभाग में दफ्तरदार थे। उनकी पुत्री अर्थात मुक्तिबोध की बुआ आताबाई इंदौर के एमटी अस्पताल में हेड नर्स थी। मुक्तिबोध के विद्यार्थी जीवन और संरक्षण में उनकी बुआ आताबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुक्तिबोध पर माता पिता का इतना स्नेह था कि मुक्तिबोध के मृत्यु का संकेत पाते ही एक दिन पहले पिता और सूचना मिलते ही माता ने देह त्याग दिया। मुक्तिबोध ने शांताबाई से प्रेम विवाह सन 1939 ईस्वी में किया था। इस विवाह का घोर विरोध उनकी बुआ आताताई ने अंत तक की, यद्यपि घर के सभी सदस्य इस शादी के खिलाफ रहे। विरोध का कारण शायद शांताबाई का निम्न वर्ग का होना और स्वयं मुक्तिबोध के यहाँ रसोई बनाने वाली नौकरानी के रूप में काम करना हो सकता है। मुक्तिबोध की आरंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, आमझरा, सरदापुर आदि विभिन्न स्थानों पर हुई। मुक्तिबोध सन 1930 ईस्वी में मिडिल परीक्षा में असफल हो गए थे, जिसे कवि अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। अगले वर्ष 1931 ईस्वी में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की, होलकर महाविद्यालय से बीए की परीक्षा पाई तथा लंबे अरसे के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 ईस्वी में हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुक्तिबोध ने आजीविका के रूप में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही बड़नगर के एक मिडिल स्कूल में अध्यापन करने लगे, किंतु मात्र 4 महीने में ही यहाँ से कार्यमुक्त हो गए। सन 1938 ईस्वी में शारदा शिक्षा सदन सुजावलपुर में एक प्रमुख अध्यापक के रूप में कार्य किए। अगस्त 1939 में उज्जैन के दौलतगंज मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया। अक्टूबर 1941 में शारदा सदन सुजावलपुर में तथा सितंबर 1942 से उज्जैन मॉडल स्कूल के अध्यापक रहे। सन 1945 ईस्वी के बीच मुक्तिबोध वायुसेना में भर्ती होने के लिए बंगलौर आए, किंतु 1 महीने के बाद उज्जैन लौट गए थे। कुछ समय तक हंस पत्रिका के संपादकीय कार्य में जुड़े, जहां उन्हें 60 रुपये मासिक मिलता था। अक्टूबर 1948 ईस्वी में नागपुर में कुछ दिनों तक सूचना और प्रकाशन विभाग में भी नौकरी की। अक्टूबर 1956 ईस्वी से वे नया खून पत्रिका का संपादन करते हुए सारथी में भी लेखन कार्य किए। जुलाई 1958 ईस्वी में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए और लंबे समय तक यहीं रहे। मुक्तिबोध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। 7 फरवरी 1964 ईस्वी को पक्षाघात का पहला प्रहार इनके ऊपर हुआ। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इनमें ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बीमारी बताया। दिल्ली के मेडिकल इंस्टीट्यूट में 11 सितंबर 1964 ईस्वी की रात मुक्तिबोध का देहावसान हो गया। मुक्तिबोध की रचनाएं।
सच्चिदानंद हिरन वसायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक में संग्रहित 17 कविताओं को मुक्तबोध की काव्य यात्रा का प्रथम सोपान माना जाता है। इसमें सन 1938 से 1943 तक की रचनाएं हैं। तार सप्तक में संग्रहित मुक्तबोध की 17 कविताएं हैं। आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कवि, नूतन अहम, बिहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व के खंडहर, मैं उनका ही होता, हे महान, एक आत्म वक्तव्य। मुक्तबोध के तरसप्तक में संग्रहित कविताओं में छायावादी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक दूर 1980, कहानी संग्रह कांट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, उपन्यास विपात्र 1970, आलोचना कामायनी एक पुनर्विचार 1952, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, एक साहित्य की डायरी 1964। भारतीय निबंध है भारतीय इतिहास और संस्कृति 1962। मुक्तबोध के बारे में विद्वानों की राय। डॉक्टर बच्चन सिंह, सच्ची क्रियापरक समाजवादी दृश्य तथा फैंटेसी शिल्प के कारण उनकी अपनी निजी पहचान बन जाती है, पर इस दृष्टि तथा शिल्प को प्राप्त करने में उसे आत्मयातना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इस यातना को दो ही कवि ने भोगा है, निराला ने और मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध के बीड़ी पीने की लत पर शमशेर का कहना है कि इनका एक सहपाठी एक शांताराम जो गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था, गजानन उसी के साथ शहर की घोखड़ी पर निकल जाते। बीड़ी का चस्का शायद तभी से लगा। मुक्तबोध की कविता पर अनेक आलोचकों ने अपना मत दिया, जिनमें कुछ के विचार इस प्रकार हैं। रामविलास शर्मा, मुक्तबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। नामवर सिंह, मुक्तबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। गंगा प्रसाद मीवान, मुक्तबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह भीतरी संसार है। मुक्तबोध शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। मुक्तिबोध और उनके काव्य संकलन के बारे में श्रीकांत वर्मा का कहना है कि किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तिबोध की किसी रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं मुक्तिबोध ने कविता के बारे में कहा है कि कोई भी कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। रंजीत सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की कविताओं में मनुष्य की वैयक्तिक और फिर सामायिक जिंदगी की सच्चाइयों को देखने पहचानने के बाद उसे सृजनात्मक रूप दिया गया, इसीलिए इसमें विद्रुपता और तल्ख है। प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध जन साधारण के कवि माने जाते हैं। समाज बोध और जनजीवन में विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। डॉक्टर रमेश कुंतलमेघ मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहते हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूत और तीव्र इंद्रियबोध का कवि भी कहा जाता है। फैंटेसी के कवि मुक्तिबोध ने फैंटेसी के बारे में स्वयं कहा है कि वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक और कथ, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, कक्ष के भीतर एक और गुप्त कक्ष है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि मुक्तिबोध का काव्य चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तिबोध के काव्य को निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है। मुक्तिबोध के काव्य की तुलना जलते हुए अंगारों पर चलने वाले व्यक्ति की मनस्थिति से की गई है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध के काव्य को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। प्रभाकर माचवे ने इनके काव्य को लावा कहा
है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इनके काव्य को अस्मिता की खोज कहा है। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को रोक लगा दी थी। विश्वचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा का नाम से मुक्तिबोध की जीवनी सन 1984 में लिखी। मुक्तिबोध प्रकाशन के कवि हैं। मुक्तिबोध प्रकाश के कवि हैं। उनका मानना था कि सत्य अंधकार में नहीं प्रकाश में मिलता है। इसीलिए वे कहते हैं कि साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश में सत्यों को ढूंढना है। मुक्तिबोध मानवता के प्रति आस्था भाव रखने वाले कवि हैं। उन्होंने जिंदगी को जिया, अधिक काटा कम था। उनकी कविताओं में संघर्ष प्रतिदिन घटित होने वाले कार्य, घटनाओं और गतिविधियों की शक्ल दिखाई पड़ती है। उनकी कविता में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों चित्र मिलते हैं। एक साहित्यिक की डायरी। गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी वस्तुतः डायरी न होकर निबंध, फैंटेसी, तर्क, आत्माख्यान और मनोविश्लेषण आदि विविध रूपों से युक्त है। एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध की निजी स्मृतियां न होकर साहित्यिक संबंधी तथ्यों का डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र के शव हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक साहित्यिक की डायरी का प्रथम पांडुलिपि मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में श्रीकांत को दी गई थी। मुक्तिबोध की यह डायरी जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका वसुधा की साहित्यिक डायरी के रूप में 1957, 58 और 60 में प्रकाशित होती रही। यद्यपि इसमें पूर्व नागपुर की पत्रिका नया खून में एक साहित्यिक डायरी स्तंभ के रूप इनका प्रकाशन होता रहा था। कहानी नुमा इस डायरी का दूसरा प्रकाशन 24 जून सन 2000 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ है। एक साहित्यिक की डायरी 13 प्रकरणों में इस प्रकार विभक्त है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 2, वीर कर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने एक साहित्यिक की डायरी को युग जीवन का ज्वलंत दस्तावेज माना है। श्रीकांत वर्मा ने एक साहित्यिक की डायरी को एक नए सौंदर्य शास्त्र की तलाश कहा। वस्तुतः मुक्तिबोध के प्रबुद्ध साहित्यकार मन मस्तिष्क में युग, जीवन, समाज, साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो अनेकविध प्रश्न उठते हैं, वैचारिक द्वंद्व और बहस चलती है, उसी का संश्लिष्ट रूप है एक साहित्यिक की डायरी निबंध। एक साहित्यिक की डायरी की शुरुआत मुक्तिबोध 20 साल पहले अपनी किसी 15 वर्षीय मित्र केशव के साथ जंगल, पहाड़ों आदि में घूमने से डरते हैं। लेखक को केशव ही इड़ा, पिंगल, सुषुम्ना, कुंडली, चक्र तथा हठ योगियों की बहुत सारी बातें बताता है। लेखक केशव के सिर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी घनी भौहों के बीच काली आंखें, बहुत गहरी, मानो 2 कुएं पुतली के कांच से मढ़े हुए हों। लेखक के अनुसार केशव उनके पिता के मित्र का लड़का था। गणित विषय में अच्छा होने के कारण लेखक के लिए मिडिल और मैट्रिक परीक्षा के लिए केशव का होना जरूरी था। लेखक और केशव में केवल एक बात को लेकर समानता थी कि वो है दोनों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति। लेखक को केशव के द्वारा ही इस रहस्य का पता चलता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा
रहस्य है। लेखक कला के 3 क्षण मानते हुए केशव से कहता है कि कला का पहला क्षण जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, दूसरा क्षण इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फटेंसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फटेंसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फटेंसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णतावस्था तक की गतिमानता। निष्ठ लेखक परिवार और समाज में बुजुर्गों के घटते वजन का कारण बताते हुए कहते हैं कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी हैं, अपराधी हैं, स्वयं में कहीं चूक गए हैं, इसीलिए मात खा गए। लेखक समाज में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार के फैलने का मूल पात्र बुजुर्गों को ही मानते हैं। लेखक पान खाते हुए व्यक्ति की आशावादिता और दूरदर्शिता पर व्यंग करते हुए कहता है कि मैं पान चबा रहा था, सुरखरू था। ऐसे मौके पर मनुष्य स्वभावतः बुद्धिमान हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास की तेजस्विता रहती है, आशावादी होता है, वह नसीहत दे सकता है, वह दूरदृष्टा होता है, चाहे तो वह पैगंबर हो सकता है, चाहे तो वह रोमांटिक प्रेमी बन सकता है। लेखक ने कुंठा शब्द के बारे में कहा है कि कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। नेक्स्ट है कि साहित्य लेखन के संबंध में लेखक का मंतव्य है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य निर्वासन आवश्यक है। लेखक ने इस डायरी में केशव के अलावे एक और मित्र वीरकर की भी चर्चा की है। लेखक ने अपनी इस डायरी में कटुयान नामक एक पारसी और मराठी युवती का भी वर्णन कटुयान और काव्यसत्य नामक शीर्षक में किया है। कटुयान को लेखक इंदिरा नाम से भी जानते हैं। कटुयान कृष्ण मुरारी शुक्ल की प्रेमिका है। कृष्ण मुरारी वकालत करने के लिए जब अपने गांव चला जाता है तो कटुयान को 100 रुपये माहवारी भेजता रहता है। लेखक का मित्र कटुयान के बारे में कहता है कि उसके आंसू काव्य सत्य हैं, उसका उल्लास काव्य सत्य था, उसका प्रेम काव्य सत्य था, उसका विरह काव्य सत्य है, उसका वियोग काव्य सत्य है। लेखक ने वसुधा में प्रकाशित अपनी इस डायरी को जब वकील यशराज को सुनाया तो उसने इसे बिल्कुल फ्रॉड बताया था। लेखक ने व्यक्तिगत ईमानदारी में कहा है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। एक साहित्यिक की डायरी में तीसरा क्षण उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में नवंबर 1958 में हुआ। डबरे पर सूरज का बिंब उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा पत्रिका में सितंबर में 1957 में हुआ था। हंसिए पर कुछ नोट्स उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा पत्रिका में अगस्त 1957 में हुआ। सड़क को लेकर एक बातचीत उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में 1957 में हुआ था। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में जनवरी 1958 ईस्वी में हुआ था। नए की जन्म कुंडली 1 और 2 का प्रकाशन वसुधा में नए की जन्म कुंडली 1 और 2 का प्रकाशन वसुधा में जून 1957 ईस्वी में हुआ था। वीरकर उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में नवंबर 1957 में हुआ था। कटुयान और काव्यसत्य उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में अक्टूबर 1957 में हुआ था। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 का प्रकाशन वसुधा में अक्टूबर 1957 में हुआ था। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 का प्रकाशन किसी अन्य पत्रिका में संभवतः 1960-61 में हुआ था।
मुक्तबोध ने अपनी इस डायरी में 3 वर्गों की चर्चा की है। प्रथम क्षण है अनुभूति का, द्वितीय क्षण है चिंतन का एवं तृतीय क्षण है अभिव्यक्ति का। मुक्तबोध वर्गीय चेतना के अधिक निकट हैं, अतः उन्होंने इस साहित्यिक डायरी में वर्गीय भावनाओं को पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। समझता कहा जा सकता है कि एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तबोध को वैचारिक प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण, दृष्टि, सामाजिक परिवेश तथा परिस्थितियों का गहन अध्ययन, साहित्य के प्रति आस्था और निष्ठा, चिंतन मनन अधिक दर्शनीय है। मुख्य कथन: मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहाँ अथाह काला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। लेखक ने कहा है, किसी वस्तु या दृश्य भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्यबोध होता है। लेखक: निज और पर, स्वपक्ष और वस्तुपक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न हो जाता है। लेखक: केशव तटस्थ व्यक्ति की तदाकार को हो सकता है। केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है। केशव कवि की फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नया चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है वह निसंदेह महान कवि है। लेखक: पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों और बालकों का जोर है। पुराने जमाने में भूखे व्यक्ति को अन्न देने से जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उसमें भी अधिक पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्ति को एक कप गरम चाय प्रदान करते हुए 2 मीठी बातें करने से लग जाना चाहिए। आलोचक साहित्य का दरोगा है, माना कि दरोगापन बहुत बड़ा कर्तव्य है साहित्य, संस्कृति, समाज, विश्व तथा ब्रह्मांड के प्रति। लेकिन मुश्किल यह है कि वह जितना ऊंचा उत्तरदायित्व सिर पर ले लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है, और सच्चा लेखक जितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है, स्वयं को उतना ही अधिक तुच्छ अनुभव करता है। हर जमाने में गरीबों को मुश्किल रही है, हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का, भारतीय जनता का, मेहनतकश का। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। अभी श्रद्धा से अभी आलोचना एक भयंकर चीज है। आंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। खूबसूरत कागज सुंदर तो होता ही है, लेकिन वह कोरा हुआ और उसमें कोई मर वचन लिखे हुए न रहे, तो सौंदर्य में रहस्य न हो, तो वह एक खूबसूरत चौखट है। काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। मनुष्य की ज्ञात शक्ति की भी सीमाएं हैं, क्या इसे पहचानना जरूरी नहीं है? डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। हर जमाना अपने अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है। जो लेखक अपने हृदय को निरंतर संशोधित और संपादित नहीं करता, उसका विकास रुक जाता है। यह संशोधन और संपादन कवि की जीवन दृष्टि के द्वारा ही उत्पन्न होना चाहिए, स्वांग रखने के लिए नहीं। यशराज: हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई
कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी हैं। एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसमें कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लीपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या था और कह क्या गया है, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्मशांति को भंग करके ही लेखक बन रह सकता है। इसीलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को ही कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक वे जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उसमें से बहुतेरों में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविक के दो अंग हैं। आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं और इन दोनों में से ऐसे गहरे अंतर संबंध हैं जिसका सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्ष की सबसे महान घटना कौन सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का हास्य। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म की जाए और नया क्या है, उसका तत्व और रूप क्या है, यह निर्धारित किया जाए। जब यह प्रक्रिया जीवन में, घर में और परिवार में शुरू होगी, तभी वह साहित्य में भी शुरू होगी। साहित्य जीवन से उपजता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर ही होता है। क्या लेखक के लिए परम आवश्यक नहीं कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे और समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो, उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सक्रिय सहानुभूति रखे। आज का लेखक कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। इस रवैये का असर टेक्निक पर पड़ता है। विद्वानों की राय। डॉक्टर नामवर सिंह, कुछ लोगों का भ्रम है, अथवा वे जानबूझकर यह भ्रम फैलाना चाहते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी वस्तुतः रचना प्रक्रिया की पाठ्यपुस्तक है। एक साहित्यिक की डायरी एक व्यापक अर्थ में रचना प्रक्रिया का साफ चित्र भले ही हो, वस्तुतः उत्तरशती की जटिल जीवन प्रक्रिया का जीवंत दस्तावेज है। श्रीकांत वर्मा डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तबोध की ये डायरियाँ होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से ही होती थी। डॉक्टर शिवकुमार मिश्र।
यह कृति अपने विचार संपत्ति में, अपने कंटेंट में आज की जटिल जीवन परिस्थिति में सृजन करने वाले एक साहित्यिक के प्रखर यथार्थबोध तथा अनुभूत जीवन वास्तव का बड़ा सच्चा मित्र है। अपने रचनाकार, विचारक, चिंतक की मूलभूत ईमानदारी तथा दायित्व चेतना की साहसपूर्ण खरी अभिव्यक्ति है। शमशेर बहादुर सिंह मुक्तबोध की गहरी ईमानदारी के साथ समस्या को सहज ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपने बचाव या किसी के भी बचाव की बात नहीं करते थे। कविताओं में दुरूह से दुरूह परिकल्पना को चित्रकार की भांति मूर्तमान करने की कला में अद्वितीय थे। राहुल संकृत्यान जीवन वृत्त और रचनाएं। महापंडित राहुल संकृत्यान का जन्म रविवार 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित पंदहा नामक गांव में हुआ था। जन्म स्थान पंदहा राहुल जी का ननिहाल गांव था। पैतृक गांव कनैला था, जो ननिहाल गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित था। राहुल संकृत्यान के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। सन 1930 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वे राहुल संकृत्यान के नाम से ज्ञात होने लगे। राहुल जी के पिता का नाम पंडित गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम कुलवंती देवी था। माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण राहुल जी की माता अधिकांशतः मायके में ही रहा करती थी। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में ही रानी की सराय नामक कस्बे में प्रारंभ हुई तथा मिडिल स्कूल निजामाबाद में संपन्न की। राहुल संकृत्यान का विवाह मात्र 11 वर्ष की कच्ची उम्र 1904 ईस्वी में अहिरौला ग्राम जिला आजमगढ़ की संतोली नामक युवती से हुआ। राहुल संकृत्यान ने बचपन में ही सन 1907 ईस्वी में पहली बार अकेले ही कलकत्ता का भ्रमण किया था। पुनः 1909 ईस्वी में दूसरी बार कलकत्ता गए। उनका भ्रमणशील प्रवृत्ति यहीं से शुरू हुई। राहुल संकृत्यान की अद्भुत तार्किक क्षमता और अद्वितीय ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उनको महा पंडित की उपाधि प्रदान की। राहुल जी युवावस्था में ही वैराग्य को भी धारण कर अयोध्या, हरिद्वार, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जगहों की यात्राएं की। एक बार राहुल जी का संपर्क बिहार के परसा मठ के महंत से हुआ और महंत ने प्रभावित हो अपने मठ का उत्तराधिकारी बनते हुए उनका नाम राम उदार दास रखा। राम उदार दास राहुल संकृत्यान कुछ महीने परसा मठ में रहने के बाद पुनः दक्षिण भारत में स्वामी हरिप्रसन्नाचार्य के मठ के उत्तराधिकारी बने। राहुल जी बौद्ध धर्म के प्रति भी आसक्त हुए और कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी आदि बौद्ध तीर्थों की यात्राएं की। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यान साधु राम उदारदास के रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश कर बिहार के छपरा जिला को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1922 ईस्वी में राहुल जी को गिरफ्तार कर बक्सर बिहार के जेल में रखा गया। जेल से छूटने के बाद राहुल जी को छपरा जिला बिहार का कांग्रेस का मंत्री बनाया गया, किंतु कुछ ही दिनों में इस्तीफा दे नेपाल चले गए और 1.5 महीने बाद भारत आए। भारत में पुनः राहुल जी को गिरफ्तार कर सजा के रूप में 2 साल हजारीबाग जेल में रहना पड़ा। राहुल जी सन 1927-28 ईस्वी में राजनीतिक कार्य से दूर हो श्रीलंका जाकर वहाँ के विद्यालंकार विद्यापीठ में 29 महीने तक अध्यापन करते रहे। श्रीलंका में संपूर्ण त्रिपिटक का अध्ययन करने के कारण राहुल जी को त्रिपिटाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया।
राहुल संकेतियान सन 1938 ईस्वी में प्राच्य भाषाविद के रूप में जब रूस गए तो वहीं आचार्य शेख तस्की की शिष्या लीला एलेन और नार्वेर तोवना और कोजेरेवस्काया से शादी किए, जिससे एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम इगोर था। राहुल जी अपनी पत्नी एलेना और पुत्र इगोर के साथ रूस में 3 साल रहे, किंतु रूसी राजनीति के कारण भारत नहीं ला सके और अंतिम समय तक उससे मिलने को तरसते रहे। राहुल जी 23 दिसंबर 1950 ईस्वी को एक नेपाली युवती कमला पेरियार से तीसरी शादी की, जिससे उन्हें 2 संतान पुत्र जेता और पुत्री जया प्राप्त हुई। राहुल संकेतियान के जीवन में नारी और सेक्स के प्रति काफी दुर्बलता थी। उन्होंने जीवन में कई विवाह किए, ऐसा संकेत विद्वानों ने दिया है। राहुल संकेतियान जी जीवन यापन के लिए प्राच्य भाषाविद, प्रोफेसर के रूप में और सामाजिक समाज सुधारक के रूप में, लंका में प्रोफेसर के रूप में, पत्र पत्रिकाओं में कार्य के रूप में तथा साहित्य ग्रंथों के रचनाकार के रूप में कार्य किया। राहुल संकेतियान को स्मृति भंग की बीमारी थी। इसके इलाज के लिए दार्जिलिंग गए, जहां 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। राहुल संकेतियान ने सराफा के दोहाकोश का संपादन किया और सराफा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया है। राहुल संकेतियान और भोलानाथ तिवारी ने ही सबसे पहली खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। राहुल संकेतियान की रचनाएं: मौलिक उपन्यास, 22वीं सदी, यूटोपिया 1923, जीने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास 1940, सिंह सेनापति ऐतिहासिक 1944, जय योद्धो ऐतिहासिक 1944, भागो नहीं दुनिया को बदलो राजनीतिक 1944, मधुर स्वप्न ऐतिहासिक 1949, राजस्थानी रनिवास 1953, स्मृति यात्री ऐतिहासिक 1954, दिवोदास ऐतिहासिक 1961, अनुदित उपन्यास शैतान की आंख अंग्रेजी से हिंदी 1923, विस्मित गर्भ में अंग्रेजी से हिंदी 1923, जादू का मुल्क अंग्रेजी से हिंदी 1923, सोने की ढाल अंग्रेजी से हिंदी 1923, निराले हीरे की खोज, राज शाम तथा ऐतिहासिक, है ना। नेक्स्ट है दाखुंद समरुद्दीन एनी 1947, जो दास थे, भू स्वरूपुद्दीन एनी 1947, अनाथ भू समरुद्दीन एनी 1948, अदीना भू समरुद्दीन एनी 1951, सूदखोर की मौत भू समरुद्दीन एनी 1951, शादी भू जलाल इकरामी 1952, कहानी संग्रह सतमी के बच्चे सामाजिक 1935, वोल्गा से गंगा सामाजिक 1944, बहुरंगी मधुपुरी सामाजिक 1953, कन्हैया की कथा सामाजिक 1955-56, भोजपुरी नाटक 3 नाटक है 1944, 5 नाटक 1944, आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 2 भाग 1944, बचपन की स्मृतियाँ 1953, मेरी जीवन यात्रा 3 भाग 1967, जीवन साहित्य सरदार पृथ्वी सिंह 1944, नए भारत के नए नेता 1944, अतीत से वर्तमान 1953, माओ त्से तुंग 1954, अकबर 1954, लेनिन 1954, स्टालिन 1954, कार्ल मार्क्स 1954, घुमक्कड़ी स्वामी 1956, सिंघल घुमक्कड़ जयवर्धन 1960, सिंघल के वीर पुरुष 1961, महामानव बुद्ध 1956, संस्मरण बचपन की स्मृतियाँ 1953, मेरे असहयोग के साथी 1956, जिनका मैं कृतज्ञ 1956, यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा 1925 से 33, लंका यात्रा 1927,
मेरी यूरोप यात्रा 1932, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, यात्रा के पन्ने 1934-36, जापान 1935, ईरान 1936-37, तिब्बत में सवा वर्ष 1939, रूस में 25 माह 1944 से 47, किन्नर देश में 1947, घुमक्कड़ शास्त्र 1947, एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956, चीन में कन्फ्यूज 1959, चीन में क्या देखा 1959, साहित्य एवं इतिहास, सिंहल भाषा 1923 से 27, इस्लाम धर्म की रूपरेखा 1923, तिब्बत में बौद्ध धर्म 1935, पुरातत्व निबंधावली 1936, हिंदी काव्य भाषा अपभ्रंश 1944, बौद्ध संस्कृति 1949, दक्खनी हिंदी काव्यधारा 1952, शराब पातकृत दोहा कोश 1954, मध्य एशिया का इतिहास 1952, भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक 1957, तुलसी रामायण संक्षेप 1957, पाल साहित्य का इतिहास 1961, देश दर्शन साहित्य, सोवियत भूमि 2 भाग 1938, सोवियत शासन का इतिहास 1939, सोवियत मध्य एशिया 1947, दार्जिलिंग परिचय 1950, कुमाऊं 1951, गढ़वाल 1952, नेपाल 1953, हिमाचल परिचय 1953, जौनसार देहरादून 1955, हिमाचल दर्शन 1960, राजनीति एवं साम्यवाद से संबंधित, साम्यवाद ही क्यों 1923, दिमागी गुलामी 1937, क्या करें 1937, सोवियत न्याय 1939, राहुल जी का अपराध 1939, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास 1929, मानव समाज 1942, आज की समस्याएं 1944, तुम्हारी श्रेय 1947, आज की राजनीति 1949, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं 1953, राम राज्य और साम्राज्यवाद 1959, विज्ञान एवं दर्शन विश्व की रूपरेखा 1942, दर्शन दिग्दर्शन 1942, दर्शन दिग्दर्शन 1942, वैज्ञानिक भौतिकवाद 1942, बौद्ध दर्शन 1942, कोश शासन शब्दकोश 1948, राष्ट्रभाषा कोश 1951, तिब्बती हिंदी कोश 1961, संस्कृत अनुवाद एवं टीका, संस्कृत पाठमाला 5 भाग 1928, अभिधर्म कोश टीका 1930, विज्ञप्ति मात्रा सिद्ध 1934, हेतु बुद्ध 1944, महापरिनिर्वाण सूत्र 1951, तिब्बती भाषा व्याकरण, तिब्बती जल शिक्षा 1933, तिब्बती व्याकरण 1933, और पठावल 1, 2, 3 भाग 1933, बौद्ध दर्शन से संबंध, बुद्धचर्या 1930 और धम्मपद 1933, मध्यम निकाय 1933, विनय पिटक 1934, दीर्घ निकाय 1935, महामानव बुद्ध 1956, कमला पेरियार, तीसरी पत्नी के अनुसार राहुल जी की अप्रकाशित रचनाएं, पिता के पत्र पुत्री के नाम 1958 से 1961 तक का पत्र, राहुल जी के पत्र पत्नी के नाम, राहुल पत्रावली, संस्कृत निबंध संग्रह, भाषा निबंध संग्रह, यात्रा निबंध संग्रह, संस्कृत निबंध संग्रह, रूस की डायरी 1945, तिब्बत संबंधी निबंध संग्रह, देश दर्शन, उर्दू भाषा निबंध संग्रह, लिपि तथा टंकण लिपि, सम्मान एवं पुरस्कार, मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1958, मध्य एशिया के इतिहास पर 5000 रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार 1958, विद्यालंकार विश्वविद्यालय लंका में आचार्य पद 1959 से 61, कला की ओर से साहित्य चक्रवर्ती डीलिट की उपाधि 1962, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1963, राहुल साकृत्यायन पर लिखे गए विद्वानों के आलोचनात्मक ग्रंथ, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, राहुल साकृत्यायन के कथा साहित्य का अध्ययन 1967, भदंत आनंद कौशल्यान, राहुल साकृत्यायन 1967,
दिनेश दत्त चतुर्वेदी, कथाकार राहुल संगीतज्ञान, आलोचनात्मक अध्ययन, सूर्य कुमार भोगी, राहुल वाङ्मय का अध्ययन 1973, डॉक्टर गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय, राहुल संगीतज्ञान के गद्य साहित्य का शैलीगत अध्ययन, डॉक्टर ब्रह्मानंद, राहुल संगीतज्ञान व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, राहुल संगीतज्ञान की इतिहास दृष्टि 1987, गुणाकर मूले, महापंडित राहुल संगीतज्ञान 1993, कमला संगीतज्ञान महामानव, महापंडित राहुल संगीतज्ञान 1995, डायरी शैली में रचित तथा चित्रों में अलंकृत राहुल संगीतज्ञान का मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक का प्रकाशन 1937 ईस्वी में पुस्तक माला दारागंज प्रयाग से हुआ था। यद्यपि मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ पृष्ठ 30 से 36 पृष्ठ तक निष्काम प्रेम मेरठ से मुद्रित हुई थी। इस बारे में स्वयं राहुल जी पुस्तक की भूमिका में कहते हैं कि मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसीलिए यहाँ शीर्षक कुछ टूटा सा मालूम होगा। राहुल जी ने मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक में 5 खंड का उपशीर्षक तथा एक परिशिष्ट दिया है। ल्हासा से उत्तर की ओर पहला, दूसरा है चाडो की ओर, तीसरा सांख्य की ओर, चौथा है जैनम की ओर, पांचवा है नेपाल की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ अध्याय, संभवतः 2-3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके थे। राहुल जी मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम उपशीर्षक ल्हासा से उत्तर की ओर में दिनांक 30/7/34 अंकित किए हैं तथा फेनु बो से इसे डायरी शैली में आनंद जी को लिख रहे हैं। राहुल जी ने 4 बार तिब्बत की यात्राएं की, जो क्रमशः 1929, 1930, 1934, 1936, 1938 में अंतिम बार गए। राहुल जी ल्हासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच उन्होंने विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त अभिसमय अलंकार टीका और वाद न्याय टीका को खोज निकाले। राहुल जी ने तिब्बत यात्रा की दूसरी और तीसरी पुस्तकों को छापने के लिए कलकत्ता भेजा था, किंतु पुस्तक के ही थैला में किसी ने शराब रख दी थी, जिसके कारण पुस्तक में बहुत से भाग अपाठ्य हो गए थे। राहुल जी फेम्बो की यात्रा करने के उद्देश्य को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ 10वीं से 13वीं सदी तक अच्छे विद्वान हुए। यह फुब्बो तंत्र मंत्र से हमेशा बगावत करते रहा है। फेब्बो की यात्रा राहुल जी जैसे नास्तिक के लिए भी चा-छेन पो अर्थात पवित्र ठहरा। राहुल जी नालंदा तिब्बत की यात्रा 31/7/1934 को पायासे से शुरू करते हैं। यह मठ पठार के ऊपर न होकर मैदान में है। यह पासे मठ को दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य प्रोतोपारिर छेन गसल के शिष्य लंग थंग पारदोर जे सेंडगे ब्रज सिंह ने बनाया था। पायासे मठ का एक संत लंग थंग पा संसार के दुखों को हर वक्त इतना महसूस करता था कि उसके लिए हंसना हराम हो गया था। कहा जाता है कि उसने पूरे जीवन में मात्र 3 बार हंसा था।
लेखक के साथ गए धर्मवर्धन ने लंगथंगपा के द्वारा बनाए गए बिहार में दीवार पर लिखे बीजक के पदों को लिखने लगा। लेखक पायासे के बाद नालंदा गए। धातव्य हो कि भारत बिहार के नालंदा के नाम पर लंका और तिब्बत में भी नालंदा है। नालंदा तिब्बत में 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बिहार का निर्माण हो गया था। निर्माण रोंग शातोन सांकरगल माछन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे। तिब्बत का नालंदा भी विद्या का केंद्र था। यहाँ 2500 रहने लायक घरों में 500 भिक्षु भी रहते थे। रेडिड के पुराने चित्रपटों की संख्या दर्जन भर बताई गई है। लेखक को आश्चर्य इस बात का है कि ये सारे चित्र भारत के अजंता के चित्रकला के एकदम हूबहू हैं। ब्रग गर्भ के लोग गट्स रब दुस माँ और गट्स रब सर माँ मठ के चित्रपटों को गरथड़ भारतीय चित्रपट कहते हैं। इन चित्रपटों की संख्या 16 है। लेखक बताते हैं कि गलखड़का का पहला नाम गलखड्ग राजगृह था। इसकी पुष्टि वहाँ के पाषाण स्तंभ भी करते हैं। राहुल जी 20/8/1934 को अपने फोटोग्राफर नातीलानी के साथ लहासा से लौटे आए। यद्यपि वे एक सप्ताह और रहकर पोतो गंदन छोकोर तथा एरबा जैसे मठ को देखना चाहते थे, किंतु उनके साथ गए सोनमग्याम जेपर आगे जाने से इनकार कर गया। है ना। राहुल संगत्यान जी मेरी तिब्बत यात्रा का दूसरा खंड चाड की ओर भी पत्रात्मक शैली में आनंद जी को लिखते या बताते हैं। चांग की ओर शुरुआत राहुल जी आनंद जी को संबोधित करते हुए इस तरह लिखते हैं। 8 अगस्त को फेनबो से लौटकर लहासा पहुँचे। उससे पहले की बात पिछले पत्र में लिख चुके हैं। इस महीने में कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ साम्यवाद ही क्यों को समाप्त किया। राहुल जी चांग की ओर उपशीर्षक में कहते हैं कि बोल साहेब को तिब्बत काले बेल लोछेन कहते हैं कि लुनछेन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। इस पदवी को सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। अर्रालुंड मठ की विशेषता बताते हुए राहुल जी कहते हैं कि यहाँ भिक्षु और भिक्षुणियाँ दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों अधिकतम इसी मठ में पैदा हुए हैं। कौन किसका पुरुष और कौन किसकी स्त्री, इसका बड़ा कोई कड़ा नियम नहीं है। राहुल जी ग्याची में संग्रहित चीज़ों को पंडित ब्रजमोहन व्यास प्रयाग म्यूजियम और जायसवाल जी पटना म्यूजियम के पास डाक से भेजे थे। राहुल जी का ग्याची में शारीरिक विकार के रूप में ज्वर और कब्ज की शिकायत बनी रही। ग्याची में राहुल जी को प्रशांत चंद्र चौधरी का भरा कैमरा और 12 दर्जन फिल्म मिले थे। राहुल संगत्यान ने मेरी तिब्बत यात्रा के अंतर्गत तृतीय खंड भी पत्रात्मक शैली में आनंद जी को लिखते हैं। राहुल जी कहते हैं कि तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। शाक्य के एक महंत राज दक्षेनवाह दुसजिंग पो के 2 पुत्र पद्म दुस दलबंग छुंग और
दक्षिणकुन गरिनछेन ने अलग अलग शादियां की थी। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा के चतुर्थ खंड जेनम की ओर की शुरुआत इस पंक्ति से करते हैं कि 26 अक्टूबर को 17वें दिन शक्य को 8 बजे सवेरे छोड़ा। यदि भोर में किसी स्थान को अफसोस के साथ छोड़ना पड़ा तो वह शक्य ही है। यहाँ सबसे अधिक सहृदय जन मिले। लेखक जेनम शाम 4 बजे पहुँचे, जहाँ पाटन नेपाल के साहू जोगमान ने अपनी खाली दुकान का ऊपरी कोठा रखने को दिया। राहुल जी ने पंचम खंड नेपाल के राजगुरु के बारे में कहते हैं कि पंडित जयचंद विद्यालंकार ने एक जगह राजगुरु को सजीव विश्वकोश कहा है। नेपाल के राजगुरु का परिचय देते हुए राहुल जी कहते हैं कि 50 वर्ष तक वे संतानहीन रहे। पहली पत्नी के मरने पर दूसरी पत्नी से 3 संतानें, 2 पुत्र 1 पुत्री हुई। राजगुरु का परिवार शुद्ध संस्कृत पढ़ने और बोलने वाला था, है ना। लेखक कहते हैं कि नेपाल में पिछली बार भूकंप आने से उसकी काफ़ी क्षति हुई थी। भूकंप से सबसे अधिक क्षति भाद गांव को हुई थी और उसके बाद पाटन को। लेखक 26 नवंबर को नेपाल में जनरल केसर शमशेर के पास गए थे, कारण उन्हें जानकारी मिली थी कि इनके पास 500 के करीब हस्तलिखित ग्रंथ है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक के द्वारा प्रयोग किए गए तिब्बती शब्दों एवं उनके हिंदी रूप इन ची मिन ची जरूर ही नम गल मा छन पुण्य ध्वज खाम के पूर्वी तिब्बत गेन दुन छो फेल संग धर्मवर्धन ला जी धम व शून सपड़ हरियाली फेन युल हित का देश लंग थंग बैलों का मैदान और दकर छंग बीजक चूला खंग को बिहार और दुध मो नंग मो काली भुतनी चा फू मा फू चाय प्रदान करो, मक्खन प्रदान करो, खन पो डान पे खड़ा पुस्तकालय फा युल पिता के देश खा छे मुसलमान। वस्तुतः राहुल जी ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में ल्हासा, वांग, शक्य, जेनम, नेपाल आदि की यात्राओं का सुंदर वर्णन किया है। इस पुस्तक में तत्कालीन तिब्बती समाज की विवाह प्रथा, व्यभिचार एवं शयनकष्टक की जानकारी देते हैं। सभी भाइयों का एक पत्नी होना और व्यभिचार का चलन वहाँ सर्वत्र दिखाई देता है। राहुल सांकृत्यायन जी अपने 4 बार के तिब्बत यात्रा में कई महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज कर लाए थे। तिब्बत की प्रथम यात्रा के दौरान राहुल जी तिब्बत के विभिन्न स्थानों तंजूर, कंजूर आदि से करीब 150 चित्रपट तथा कई तालपोथियाँ प्राप्त की। राहुल जी के सन 1934 ईस्वी की दूसरी तिब्बत यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बत में संस्कृत तालपत्रों की खोज करना था, जिनमें वे सफल रहे। तीसरी बार 1936 ईस्वी में राहुल जी तिब्बत गए, जिनमें उन्हें बहुत सारी तालपोथियाँ प्राप्त हुई। चौथी बार 1937 में तिब्बत यात्रा पर गए। इस बार भी बहुत सारी जानकारी लेकर भारत आए। अंतिम तिब्बत यात्रा के दौरान वे अन्य देश भी गए थे। प्रमुख कथन: शायद उतनी झूठी कथाएं और जगहें नहीं मिलेंगी जितनी धर्म के दरबार में। धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक होता है। इनाम आकाराम देने पर भी यदि
तिब्बत में आदमी भले मानुस निकल जाए तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। दाल में नमक स्वाद का बढ़ाने वाला होता है, किंतु उसका खास परिणाम है। ये दाल के भाग को भी नमक ही ने ग्रहण कर लिया तो फिर वह दाल क्या खाने की रहेगी। सच्चे और सादे विद्वानों को देखकर हृदय में अत्यधिक श्रद्धा हो जाना मेरे स्वभाव में है। आजकल संसार के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जनवृद्धि रोकने की चिंता में हैं, किंतु तिब्बती लोगों ने कई सौ वर्ष पूर्व ही यह सवाल बहुपति विवाह के रूप में हल कर दिया है। विद्वानों की राय। अरविंद त्रिपाठी। राहुल एक अथक और असाधारण घुमक्कड़ थे, पर उनकी घुमक्कड़ी दिशाहीन यायावरी न थी, बल्कि उनकी घुमक्कड़ी में दृष्टि की खोज थी, एक ऐसी अंतहीन खोज जो आजीवन मनुष्य और उसके समाजों, इतिहासों और उनकी बोलीबानी के इतिहास को जानने खंगालने के लिए संतप्त और बेचैन थी। गुणाकार मूले। तिब्बत से प्राप्त तालपेथियों में जिन दो पुस्तकों को पाकर राहुल जी को सबसे ज़्यादा सुखी हुई, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी साध पूरी हुई। वह थी बौद्ध न्यायिक दार्शनिक धर्मकीर्ति, लगभग 600 ईस्वी के भारत से विलुप्त हुए ग्रंथ प्रमाणवार्तिक पर प्रज्ञान गुप्त, लगभग 700 ईस्वी का भाष्य वार्तिकालंकार और कर्णगोभी 9वीं सदी की शवृत्ति टीका। अनिल कुमार तिवारी। महापंडित राहुल ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ रूसी, अरबी, फारसी, तिब्बती और सिंहली आदि विभिन्न भाषाओं का भी सूक्ष्म अध्ययन किया और अपने मौलिक निष्कर्ष निकाले। नागार्जुन ने राहुल जी के संपूर्ण साहित्य के बारे में कहा है कि राहुल संकीर्तन 21,000 पृष्ठ तक पहुँच गया है। इसमें 6,000 पृष्ठ रॉयल साइज के हैं। हाँ, यहाँ सब सारा का सारा मौलिक कृतियाँ ही नहीं, इसमें अनुवाद भी है, सार संकलन भी है। संस्कृत और पाल, तिब्बती और सिंहली, फ्रेंच और जर्मन, रूसी और रोमन, उर्दू आदि कई भाषाओं में है। हिंदी की तो खैर ही है, कुछ भोजपुरी में भी है। अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, उर्दू और सिंधी भाषाओं में राहुल संकीर्तन का जो अनुवाद हुआ है, इसमें उसका हिसाब मैंने नहीं लगाया है। ये जान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह विलुप्त वाङ्मय में अनंत है क्या। इसमें बहुत कुछ है, धर्म और दर्शन है, कथा और उपन्यास है, साम्यवाद है, राजनीति है, विज्ञान है, पुरातत्व और इतिहास है, जीवनी है, भाषा विज्ञान है, आलोचना है, यात्रा वृत्तांत है, कोश है, स्वयं शिक्षक है। डॉक्टर सुरेंद्र माथुर ने मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में कहा है कि भारत के बौद्ध खंडहरों ने नेपाल सरहद के पार ब्रह्मपुत्र की गोद में अतीत और वर्तमान तिब्बत की झांकी। ल्हासा में नववर्ष उत्सव ग्रंथों की तलाश तथा एवं वापसी। इस प्रकार इस पुस्तक में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा एवं ग्रंथों की खोज का पूर्ण विवरण दिया है। स्वयं राहुल संकीर्तन का घुमक्कड़ी के बारे में मंतव्य। घुमक्कड़ी एक रस है जो काव्य के रस से किसी तरह भी कम नहीं। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों में पहुंचने पर हृदय में जो भावोद्रेक पैदा होता है वह एक अनुपम चीज़ है। उसे कविता के रस में हम तुलना कर सकते हैं, और यदि कोई ब्रह्म पर विश्वास रखता हो तो वह ब्रह्म रस समझेगा। रसो वै सः रसः लब्ध्वा आनंदी भवति। तिब्बत का वर्णन करते हुए राहुल संकीर्तन कहते हैं कि तिब्बत में जो हरियाली के लिए आंखें तरसती हैं, नदियों की विस्तृत उपत्यकाएं कहीं कहीं रेगिस्तान का स्मरण दिलाती हैं, और किसी किसी जगह तो
उसी तरह बवंडर लाखों मनबालों को एक जगह से दूसरी जगह रखते रहते हैं। उपत्यकाओं के किनारों पर छोटे छोटे पहाड़ बिल्कुल नंगे जैसे होते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। आर्य यायावर रहेगा याद। जीवन वृत्त एवं रचनाएं। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश जिला देवरिया के कचिया कुशीनगर के एक खंडहर में 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। इनके पिता हीरानंद शास्त्री और माता जयंती देवी थी। अज्ञेय को परिवार के लोग प्यार से सच्चा कहकर बुलाते थे। अज्ञेय उपनाम जैनेन्द्र के द्वारा सुझाया गया और प्रेमचंद के द्वारा दिया गया है। वत्सायन वत्स गोत्र के कारण कहलाए। अज्ञेय जी श्री वत्स गजानन पंडित डॉक्टर अब्दुल लतीफ समाज द्रोही नंबर 1 नामों से भी जाने जाते थे। क्रांतिकारी विचारों के कारण अज्ञेय ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बख्श रखा। राजसी रूप लवण के कारण क्रांतिकारी लोग इन्हें राजा कहा करते थे। कुटीचाटन उपनाम से उन्होंने शबरंग नामक निबंध लिखा। अज्ञेय का बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू, नालंदा और पटना में बीता। अज्ञेय बचपन में ही 30-40 पृष्ठों की एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। इस पत्रिका में घर के सभी सदस्य लिखते थे। अज्ञेय का देहावसान नई दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को हुआ। बाल्यावस्था में ही इलाहाबाद की एक बालचर पत्रिका सेवा में पहली कहानी प्रकाशित हुई। लाहौर में अपने कॉलेज की पत्रिका में पहली कविता छपी, जो रवींद्रनाथ के गीतांजलि से प्रभावित थी। अज्ञेय ने दिल्ली जेल में मात्र 3-4 दिन में ही उपन्यासात्मक आत्मकथा शेखर एक जीवनी। उस समय अज्ञेय मात्र 19 साल के थे। दिल्ली जेल में ही अज्ञेय ने भग्नदूत और चिंता संग्रह की कविताएं और विपथगा की कहानियां लिखी। अज्ञेय मार्क्सवाद से प्रभावित न होकर M.N. राय और फ्रायड से अधिक प्रभावित थे। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। सभी सप्तकों में 7 कवियों को रखा गया है। अज्ञेय ने सन 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का आरंभ ताज सप्तक के संपादकत्व से किया। राजकमल ने अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक नाम से लिखी। अज्ञेय प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारतभूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951 शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959 प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वत्सायन, विजय देवराना शाही, कुंवर नारायण, सरसल दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभा, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन, राजेश, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। आचार्य शुक्ल ने अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा है। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने अज्ञेय को आधुनिक युग का कवि कहा है। अज्ञेय की रचनाएं उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के दीप 1951, अपनी अपनी अजनबी 1961, कहानी संग्रह विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1944, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर बल्लरी 1954, ऐ तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी।
जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ 1965 ईस्वी। अज्ञेय ने संपूर्ण कहानियाँ खंड 1 और 2 1975। काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी। चिंता 1942 ईस्वी। इत्यालम 1946 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर 1949। बावरा हेरी 1954। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी। अरि व करुणामय प्रभा 1999। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। पूर्वा 1965 ईस्वी। सुनहले शैवाल 1965 ईस्वी। कितनी नावों में कितनी भार 1967 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। नदी की बाग पर छाया 1981 ईस्वी। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। प्रिजन डेड एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946 ईस्वी। सर्जना के क्षण 1979 ईस्वी। यात्रा साहित्य अरे यायावर रहेगा याद 1953। एक बूंद सासा उछली 1960। संस्मरण स्मृति लेखा 1982। नाटक उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी। समालोचना हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी। पत्रकारिता एवं संपादन सैनिक 1936 ईस्वी। विशाल भारत 1937 ईस्वी। प्रतीक 1947 ईस्वी। दिनमान 1965। एवरीमेंस 1972। नया प्रतीक 1973। निबंध संग्रह त्रिशंक 1945। आत्मीन पद 1960 त्रिशंक 1945। सब रंग कुछ राग 1956 ईस्वी। आत्मीन पद 1960। आल बाल 1971 ईस्वी। लिखी कागत कोरे 1972 ईस्वी। अद्यतन 1977 ईस्वी। जोग लिख 1970 ईस्वी। स्रोत और सेत 1978 ईस्वी। युग संधियों पर 1982 ईस्वी। धार और किनारे 1982। कहाँ है द्वारिका 1982। केंद्र और परिधि 1984। छाया और जंगल 1984। सर्जना के संदर्भ 1985 ईस्वी। छंदा 1989। संवत्सर 1978। भवंती 1972 आदि। संपादित पुस्तकें आधुनिक हिंदी साहित्य 1942 ईस्वी। 4 सप्ताह 1943 से 1979 तक। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ 1951। नए एकांकी 1952। हिंदी प्रतिनिधि कहानियाँ 1952। पुष्करणी 1953। पुष्करणी संपूर्ण 1959 ईस्वी। रूपाम्बरा 1960 ईस्वी। साहित्य और समाज परिवर्तन 1984। प्राप्त पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी। आंगन के पार द्वारा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी। कितनी नामों में कितनी बार पर काव्य संग्रह पर। स्वर्णमाला पुरस्कार 1983 ईस्वी। युगोस्लाविया। अरे यायावर रहेगा याद। सच्चिदानंद हिरण्यवसन अज्ञेय की यात्रा वृत्तांत का यात्रा संस्मरण अरे यायावर रहेगा याद का प्रथम प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। अज्ञेय की एक और यात्रा संस्मरण एक बूंद सासा उछली भी है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ है। इसके अतिरिक्त जन जानकी 1984 ईस्वी नामक यात्रा संस्मरण का संपादन भी किया है। अज्ञेय जी अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मिथकों, पौराणिक कथाओं आदि को भी वर्णित करते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारी वाचिक और साहित्यिक परंपरा में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत को अज्ञेय ने 8 उपशीर्षकों में बांटा है। पहला है परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज,
में देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में एलूरा, मांजुली, बहता पानी निर्मला, सागर सोवियत, मेघ मेखलित, कन्याकुमारी। अरे यावर रहेगा याद की शुरुआत करने से पूर्व इसी नाम से काव्य पंक्तियों को लेखक ने मंगलाचरण के रूप में रखा है। पार्श्वगृह का नम्र चिड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, भले ही बरस दिन अनगिन युगों की बात, क्षितिज के फलक सी खोली तमक, एक दामिनी बोली, अरे यावर रहेगा याद। अरे यात्रा वृत्तांत की शुरुआत में चक्र की महत्ता को बताते हुए अज्ञेय जी लिखते हैं, कहते हैं कि सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति चक्र है, क्योंकि उसका आदि अंत कुछ नहीं है। मैंने देश की भिन्न सरकारी चौड़ी चक्की देश की भिन्न संकरी चौड़ी कच्ची पक्की उबड़ खाबड़ सड़कों पर लुढ़कते अनेकों बार सोचा है कि चक्राकृति मैं सौंदर्य के लिए बहुत अधिक नंबर चाहे न भी पाऊं, अपनी आदि अंतहीन गति क्षमता का दावा तो कर ही सकता हूं, और यह भी कह सकता हूं कि स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत की नींव हूँ। बंगला में सा शब्द का उच्चारण मैंने जैसे सा होता है वैसे ही असमिया में सभी हा हो जाता है, इसीलिए शिव सागर और हिव हागर उच्चारित होता है। अज्ञेय ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में बिना किसी लाग लपेट के समग्र भारत की संस्कृति का चित्रण किया है। इस यात्रा वृत्तांत में उत्तर भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का चित्रण करने के साथ ही लेखक ने सागर सोवियत मेघ से मेखलित यात्रावृत्त के द्वारा दक्षिण भारत की धार्मिक स्थलों की सांस्कृतिक महत्व को भी बताया है। भ्रमण या देशाटन को केवल मनोरंजन नहीं मानते हुए लेखक कहता है कि भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता है। अज्ञेय जी ने इस यात्रा वृत्तांत में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि भूभागों का वर्णन तो किया ही है, साथ ही तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया है। अज्ञेय जी ने इस यात्रा वृत्त की शुरुआत ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी भाग से शुरू कर और हिमालय की दुर्गम झील में घूमते हुए एलोरा की गुफाओं में इतिहास का पता लगाते हुए अंत किए हैं। लेखक किरण की खोज में शीर्षक के प्रारंभ में ही अपने बचपन में पढ़े गए अंग्रेजी लेखक राइडर हेंगर्ड के रोमांचक उपन्यास में जल विस्तार के पार से उसका काल द्रुत वेग से जाएगा पढ़कर समझ जाता है। लेखक ने जेल में दी गई यातना और पुलिस की निरंकुशता का वर्णन भी देवताओं के अंचल में उस शीर्षक में किया है। लेखक यात्रा के दौरान पंजाब के जोगेंद्रनाथ स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम केंद्र की भी चर्चा किया है और बताया है कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक हल नदी का पानी बांधकर 2 मील लंबी सुरंग द्वारा बिजली घर तक जाया जाता है और वहां उससे इतनी बिजली पैदा की जाती है जो पंजाब के कई जिलों के लिए पर्याप्त है। इस यात्रा पर लेखक के साथ उसकी छोटी बहन भी जाना चाह रही थी, किंतु लेखक नहीं लाए, लेकिन उन्होंने यह वचन दिया था कि रोज की सैर का वर्णन उसे लिखता रहूँगा। जोगेंद्रनगर से कुछ पहले चीड़ वृक्ष को देखकर लेखक के मन में अनिर्वचनीय रस का उद्रेक होने लगा, जो कविता के रूप में फूट पड़ी। किंतु गाड़ी लारी में बैठे कई सवारियों के उल्टी करने के कारण ध्यान भंग हो गया और
कविता अपूर्ण रह गई। लेखक ने गाड़ी में लिखी कविता, जो गाड़ी के हिचकोले और सवारियों के द्वारा के उल्टी करने के कारण अपूर्ण रह गई थी, को बहन को लिखे पत्र में लिखने लगा। अप ए खंड एंड डाउन एंड खंड ए क्रॉस एंड खंड ए स्फलैश इन मंड, दिस इज द वे टू कूल। पंजाब में डांग बंगला के पास ठहरे होटल में प्रवेश द्वार पर लेखक को दो बच्ची ने फूलों का हार गले में डाल दिया। लेखक ने दोनों को इकन्नी पैसा दिया। इस घटना के बारे में लेखक कहते हैं कि पिछले 5 सालों में जितने अलंकार मैंने जाने थे, सब लोहे के ही बने थे। मेरा जी नहीं हुआ कि पैसे देकर उस मधुर घटना को नष्ट करूं। लेखक शिमला के मणिकर्ण तीर्थ स्थान के गर्म पानी के सोते के बारे में बताते हैं कि यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं, जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। लेखक ब्यास नदी के खतरनाक सड़कों को पार करते हुए 12 बजे कुल्लू पहुँचे। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। कुल्लू की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं और साल में एक बार अपने रथ पर बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। लेखक कहते हैं कि कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड, व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान हैं। पांडवों के मंदिर हैं। भीम पत्नी हिडिंबा देवी की पूजी जाती है और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनुऋषि या मन भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा जाता है। कुल्लू में दशहरे के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। माना जाता है कि साल भर का व्यापार। कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी में रूसी कलाकार रोहटिक द्वारा स्थापित हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां रोहरिक के भाई डॉक्टर जॉर्ज रोहरिक की देखरेख में हिमालय की भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में अनुसंधान करती हैं। मनाली नामकरण के विषय में लेखक कहते हैं, मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पंछी से पाया, जो वहाँ बहुतायत से है। लेखक ने देवताओं के अंचल में उपशीर्षक के अंतर्गत मूलतः पंजाब और उसके कुछ प्रांत तथा कुल्लू और मनाली का वृत्तांत विस्तार से लिखा है। लेखक पढ़ी गई चिट्ठियों को पढ़कर कचरा में फेंकने के बजाय अपने ओवरकोट में डाल लेता था और किसी नदी में डाल देता था। इस बारे में लेखक का मंतव्य है, पहाड़ों के अनेक रमणीय स्थानों पर दर्शकों द्वारा बिखराया हुआ कचरा, फटे कागज और फलों के छिलके आज देखकर मैंने मन में जो भीषण अभिशाप जाग उठता है, उसी की याद के कारण मुझे कभी साहस नहीं हुआ कि कागज फाड़कर जहाँ तहाँ फेंक दूं कि टुकड़े हवा से उड़कर दृश्य को बिगाड़ा करे। लेखक देवताओं के अंचल कुल्लू मनाली को मौत की घाटी का नाम दिया है, कारण आज मानव ने उसके रूप सौंदर्य को अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए बिगाड़कर रख दिया है। लेखक देवताओं के अंचल की तुलना मौत की घाटी से करते हुए कहते हैं,
मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों को देखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आरंभ किया और मैंने देखा कि देवताओं का अंचल सचमुच आज मौत की घाटी हुआ करता है। मौत वहाँ के कोने-कोने में घुसी जा रही है और इसका उत्तरदायित्व देवताओं पर नहीं, मानवों पर है। मनाली से उत्तर-पूर्व लाहुल के मार्ग में रोहतंग की जोत अथवा घाटी आती है। रोहतंग का अर्थ होता है मौत की घाटी। लेखक मौत की घाटी उपशीर्षक के अंतर्गत एक प्रसंग में अपने को 6 बार मृत्यु का सामना करने के बारे में कहते हैं। 6 बार अपने को मृत्यु के समर्पित करके और फिर जीकर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता है, स्थायित्व का, जारी रहने का, दूसरे शब्दों में अपने नाम का मोह है। औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील दूर दौलताबाद के दुर्ग के नीचे से होकर जाती हुई सड़क से खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती के पश्चिमी ढाल पर एलोरा की गुफाएं हैं। औरंगाबाद और खुलदाबाद को औरंगजेब ने बसाया था। खुलदाबाद का अर्थ होता है स्वर्ग की बस्ती। एलोरा गुफा के बारे में आगे जी कहते हैं, एलोरा की गुफाएं 3 सीढ़ियों में सहज ही बढ़ जाती है। पहली सीढ़ी में बौद्ध गुफाएं हैं। दक्षिण से आरंभ करके पहली 12 गुफाएं बौद्ध हैं, जिनमें 2, 3, 10, 11, 12 विशेष उल्लेखनीय हैं। अधिकतर गुफाएं बिहार हैं, पर 10 जो विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध है, चैत्य है। अज्ञे ने एलोरा उपशीर्षक में एलोरा की काफ़ी भर्त्सना की है, उसे प्रेत तक की संज्ञा दी है। खुलदाबाद में औरंगजेब को दफन करने को लेकर भी लेखक ने आलोचना की है। मांझली उपशीर्षक में लेखक शुभ्रा नामक किसी लड़की से विदा लेकर वापस आते हैं। मांझली उपशीर्षक में असम की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया। इस यात्रा में लघुकाय, गोरखा, अनुत्तर और मनदोज भी उसके साथ था। असम में मांझली ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच का एक द्वीप है। इसके बारे में लेखक बताते हैं, संसार की किसी और नदी में 70 मील लंबा और 70 मील चौड़ा लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप मैंने तो नहीं सुना। मांझली द्वीप की 22 से 24,000 की आबादी और करीब 100 वर्ग मील का क्षेत्र के लिए केवल एक सरकारी दवाखाना का होना लेखक ने चिंताजनक बताया है। आरे अयावर रहेगा याद का अंतिम उपशीर्षक बहता पानी निर्मला है। इसमें भी असम का वर्णन है। लेखक ने बताया है कि असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुवर्णश्री, सोना भराली आदि, और असम कभी सोनार असम अर्थात सोने का असम कहलाता है। लेखक ने यात्रा वृत्तांत के सबसे अंतिम में शिवसागर की चर्चा की, जहाँ वे रात में पहुँचते हैं। यात्रा वृत्तांत के अंत में लेखक अपने यात्रा अनुभवों के बारे में कहते हैं, नक्शे मैं अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता है। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हो तो ठीक से शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरिए, नज़र आइए। यह आपका अपमान नहीं है,
यह एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम, इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। मुख्य कथन। देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, उसी प्रकार मानव मनरूपी महासागर में मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ वह है चक्राकार की उद्भावना। जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा, उससे बड़ा कहाँ से आएगा। यायावर को भटकते 40 बरस हो चले, किंतु इस बीच न तो वह पैरों तले घास या मौसा जमने दे सका है, न कुछ ठाठ जमा सका है, न क्षितिज को कुछ निकट ला सका है। देवता भी जहाँ मंदिर में रुके की शिला हो गए, और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गति गति गति। देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, नहीं तो देश पूर्वभूमि कैसे होता। पर अपने ही तीर्थ तक जाने के लिए परदेशी सत्ता के अहमन्य प्रतिनिधि का मुंह जोहना जैसे चुभता है, उसे भुक्तभोगी जानते हैं। अब जानता हूँ कि जल के साथ जीवन के बहुत से अनुभव, कुछ प्रिय कुछ अप्रिय, पर सभी स्मरणीय संबंध हैं। अपने धर्म का विवेकपूर्वक अनुसरण ही सच्ची ईसाईयत है। भुट्टो का आकर्षण विवाद के आकर्षण से बढ़कर होता है। फिर आना वास्तव में कभी होता ही नहीं, क्योंकि काल की दिशा में लौटना कभी नहीं होता। प्रत्येक आना नया आना होता है। घटना की आवृत्ति होती है, अनुभूति की नहीं। अनुभूति की आवृत्ति, पुनरानुभूति केवल स्मरण में है। पुलिस का विभाग समाज की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए बना है, लेकिन मेरा जब जब उससे वास्ता पड़ा तब तब मैं जैसे अपमान की आग में जल उठा हूँ। साधना एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है, क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं वहाँ विनय नहीं, और जहाँ विनय नहीं वहाँ साधना कैसे हो सकती है। ईश्वर की क्षुद्रतम रचना के आगे विनयी होना ही ईश्वर के आगे विनयी होना है। ढर्रे पर चलना ही तो सनातन है, और इस सनातन तत्व की सहज अनुभूति ही तो विश्व मैत्री और जीवन दया का रहस्य। अज्ञेय एवं अरे यायावर रहेगा याद पर विद्वानों की राय। आचार्य दुर्गाशंकर मिश्र सन 1952 ईस्वी से 1955 तक उन्होंने भारत की यात्राएं कई बार की। विशेष रूप से कला तीर्थों में ये अपनी दृष्टि और फोटोग्राफी एक साथ मांझते रहे। दक्षिण भारत को उन्होंने बचपन के बाद फिर नई समग्र दृष्टि से देखा, और अपने चित्र को भारतीय संस्कार की मूर्त अभिव्यंजना से परिष्कृत किया। नामवर सिंह अज्ञेय हिंदी साहित्य में अभिरुचि, सौंदर्य, संस्कार, अभिजात्य और वाक संयम के प्रतीक थे। उन्होंने पूर्ण जीवन जिया। गिरिजा कुमार माथुर अज्ञेय व्यास और कालिदास के बीच की परंपरा के कवि थे। अज्ञेय जिंदगी के उज्ज्वल पक्ष के कवि थे, उनका मूल्यांकन अभी बाकी है। अज्ञेय को आत्मनिष्ठ व्यक्तिवाद और कलावाद के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र नाथ अस्क अज्ञेय के वाह सौंदर्य के बारे में कहते हैं, कभी कभी वह इतना सुंदर लगता है कि मैं सोचता हूँ औरत होता तो जरूर इसके चक्कर में फंस कर तबाह हो जाता। रामविलास शर्मा जो काम उनके पिता ने पुरातत्व क्षेत्र में किया, जमीन से शिलालेख, मूर्तियों के निकालने का कार्य, वही काम अज्ञेय अंतिम वर्षों में अपने भारतीय अतीत के विशाल स्मृत प्रदेश में करना चाहते थे। इतिहास की राख मिट्टी में दबे उन सब मील के पत्थरों को खोद कर बाहर निकालना, जिन पर भारतीय संस्कृति के पड़ाव
चिन्ह अंकित थे। पड़ाव चिन्ह अंकित थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।